छात्रों, मैं सुमित्रा भगत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का पाठ 10वां ठेस, जिसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए छात्रों, अब हम पाठ के रचनाकार का परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था तथा मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर मैट्रिक की। 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। आप आजीवन ही शोषण व दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ तक कि इस उपन्यास को गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी लोगों ने देर नहीं की। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने आंचलिक साहित्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। आजादी के बाद उन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियां अपनी संरचना, प्रकृति, शिल्प और रस में हिंदी कहानियों की परंपरा में एक अलग और नई पहचान लेकर उपस्थित होती रही तथा आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कथा संग्रह, ऋणजल धनजल, श्रुत अश्रुत, पूर्वे, आत्मपरिचय, वन तुलसी की गंध, समय की शीला पर आदि संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, यह रिपोर्टाज और फणीश्वरनाथ रेणु ग्रंथावली आदि ग्रंथ तथा उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलवाई। तो छात्रों, अब हम ठेस इस आंचलिक कहानी का पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी का मुख्य नायक सिरचंद एक स्वाभिमानी कलाकार है। वह मोथी घास व पटेर की रंगीन शीतल पाटी मतलब चटाई, बांस या बेत के तीलियों की चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े आदि वस्तुएं बहुत ही सुंदर बनाता है और अपना उदरभरण करता है। वह बहुत ही स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान पर जरा सी भी ठेस वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, पर दिल का अमीर है। वह केवल पैसों के लिए काम नहीं करता है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो आइए छात्रों, अब हम इस पाठ के नायक स्वाभिमानी सिरचंद की कहानी पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ आंचलिक कहानी है, इसलिए पहले हम आंचलिक उपन्यास तथा कहानी की परिभाषा देखते हैं। अंचल का अर्थ है जनपद, जहाँ किसी क्षेत्र विशेष को केंद्र बनाकर रचना की जाए। जैसे यह कहानी बिहार की है, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार, गुण दोष, वेशभूषा, सामाजिक जीवन आदि के विस्तृत वर्णन के साथ स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव हो, ऐसी रचना को आंचलिक कहानी आंचलिक कहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी को आंचलिक कहानी सम्राट माना जाता है। उनके बाद नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट
इस आंचलिक धारा के रचनाकार हैं। तो छात्रों, अब हम इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता को देख लेते हैं। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। बिहार के कारीगर पर आधारित यह कहानी लिखी गई है। ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी व कारीगरों के स्वाभिमान पर आधारित यह कहानी है। गांव के लोगों के एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध होते हैं तथा कारीगरी व कारीगर का स्वाभिमान, यह बड़े ही रोचक ढंग से इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। ठेस का अर्थ होता है ठेस लगना, बहुत ज्यादा बुरा लगना। यह पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, जिसमें समाज में होने वाले कारीगरों के शोषण का मुद्दा उठाया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि समाज में कारीगरों को जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उतना मेहनताना मतलब मजदूरी उन्हें नहीं मिलती। समाज में ऐसे मजदूरों और कारीगरों को न्याय दिलाने व उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश इस पाठ से लेखक ने हमें दिया है तथा ऐसे मजदूरों और कारीगरों में भावनाओं की कदर करना, यही इस पाठ के शीर्षक का मतलब है। यह कहानी किस तरह से अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करती है, यह तो हम पूरा पाठ पढ़ने के बाद ही जान सकेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ ठेस। अपना देश गांव और खेतों का देश है। यहाँ आज भी देश की 2/3 जनता खेती से जुड़ी है। खेती है तो मजदूर भी जरूरी है। मजदूर और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। मजदूर के बिना किसानों का काम असंभव होता है। फसल की बुआई मतलब खेत में बीज बोना। गुड़ाई मतलब खेत में गोड़ने का काम करना। निराई मतलब खेत से घास निकालना। खेत में जो छोटी छोटी घास उगती है ना, उसे निकाल कर फेंकना, उसे निराई कहते हैं। और सिंचाई मतलब खेत में पानी देना। इन सभी कामों के लिए मजदूरों की आवश्यकता तो होती ही है। भूमिहीन मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती। ऐसे मजदूरों का परिवार बहुत गरीब होता है। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती। उन्हें रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। फसल की बुआई और कटाई के समय तो बड़े किसानों के खेतों में उन्हें काम और मजदूरी मिल जाती है, परंतु पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता। ऐसे समय इन मजदूरों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी के जो दूसरे काम होते हैं वह काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन इस कहानी में किया गया है। ठेस यह कहानी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी हुई है। यह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यह कहानी एक सिरचन नामक गांव में रहने वाले गरीब होनहार कारीगर की है। सिरचन एक मड़ैया में रहता है। मड़ैया यानी झोपड़ी। यह एक होनहार कारीगर है, बहुत होशियार कारीगर है। वह बांस की छोटी छोटी तीलियां जो होती है ना, उससे तरह तरह की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाता है। सिरचन एक स्वाभिमानी कारीगर है। वह परिवार में अकेला है। गांव के लोग उसे मुफ्तखोर, चटोर, कामचोर भी कहते हैं, लेकिन गांव में उसके जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती। हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का।
लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम भी आती है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या साधारण औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसे ही उत्तम कला सिरचन के हाथों में भी थी। उसके पूरे गांव में उसके जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती थी। जब गांव के लोगों को उसकी जरूरत महसूस होती है तब उसे प्यार से बुलाते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, अन्यथा उसे कोई नहीं पूछता था। एक समय ऐसा था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। लेखक कहते हैं, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। एक दफा लेखक की बड़ी बहन के ससुराल में मोती की शीतल पाटी भेजनी थी, इसलिए लेखक की माँ ने सिरचन को बुलावा भेजा। सिरचन को घर आते देखकर लेखक की माँ ने सिरचन से कहा, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता हुआ कहता है, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अब की बार लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी और उसके पति ने चीक और शीतल पाटी की मांग की थी। उसके पति ने चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, किंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पाटियां जरूर आनी चाहिए। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। देखो, और कहा, लेखक की माँ ने कहा था, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है, उसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते हैं। जिस काम को करने में मन लगता है वह कभी हमें बोझ नहीं लगता। जो काम मन मारकर करना पड़े वह बोझ बन जाता है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेवन सांप की तरफ फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। और सिरचन तन्मयता से अपने काम में लग जाता है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग जाता है। रंगीन सूतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठता है। घी की खकोरन के साथ चिवड़ा तथा छाछ और भी बहुत कुछ उसे खाना देने का वादा उससे सिरचन से किया गया था। लेकिन जब सिरचन काम शुरू करता है तब उसे सिर्फ चिवड़ा और गुड़ खाने को दिया जाता है। अब की बार सिरचन का काम देखकर लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। तब मंजरी भाभी से रहा नहीं गया और पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती।
काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ जाती है और उस पर सिरचंद बोलता है, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यह सुनकर मंजली भाभी का मुंह लटक जाता है। सिरचंद के सामने रखा हुआ कलेवा देखकर, सिर्फ चूरा और गुड़ देखकर लेखक अपनी माँ से पूछते हैं कि सिरचंद को आज कलेवा किसने दिया? सिर्फ चूरा और गुड़ दिया हुआ है। तब लेखक की माँ मंजली भाभी से पूछती है, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं दी? यह सुनकर सिरचंद कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद की यह बात सुनकर मंजली भाभी की भौहें तन जाती है और सिरचंद के सामने आकर मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली जाती है। यह देखकर सिरचंद को बहुत गुस्सा आता है और तब वह मंजली भाभी के मायके पर व्यंग कसता है। इस पर लेखक की चाची सिरचंद को भला बुरा कहती है और यह अपमान वह सह नहीं पाता है और वह अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। तब मानू कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह जाती है। सातों तारे मंद पड़ जाते हैं। तब लेखक की माँ कहती है, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। आगे लेखक कहते हैं, मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। लेखक की बहन मानू जब ससुराल जाने के लिए रेल में बैठती है, तब सिरचंद सारी चीजें लेकर आता हुआ उसे दिखाई देता है। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद हकलाते हुए कहता है, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की, और सारी चीजें वो मानू को उपहार के रूप में दे देता है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। तब सिरचंद जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ता है। मानू फूट फूट कर रो रही थी। आगे लेखक कहते हैं, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। प्रस्तुत पाठ का नाम है ठेस। ठेस का अर्थ है बुरा लगना, मन पर आघात होना। सिरचंद बहुत ही स्वाभिमानी है। हर कलाकार को अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्यों को समझता है और उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करता है। जब भी उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी तरह प्रस्तुत कहानी का नायक सिरचंद भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, लेकिन लेखक की मंजली भाभी और चाची के बुरे व्यवहार से सिरचंद के स्वाभिमान को ठेस लगती है। लेकिन फिर भी वह मानू का विचार कर सारी वस्तुएं बनाकर रेल में ले जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं लेता। इस तरह से यह पाठ अपनी शीर्षकता की सार्थकता को सिद्ध करती है। तो चलिए छात्रों, अब हम इस पाठ के कुछ कृतियों पर नजर डालते हैं।
तो छात्रों, नए पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।